अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एनीमिया की लास्ट टू टाइप्स के बारे में। एक है आपके पास सिकल सेल एनीमिया और दूसरी टाइप आपके पास आती है हेरिडिटी सेफेरोसाइटोसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। जैसे कि आपको नाम बता रहा है सिक से मुराद है कि आपके एनीमिया की एक ऐसी टाइप जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, उनका जो प्रॉपर शेप थी वो शेप बरकरार नहीं रही, बल्कि वो अब कमज़ोर हो चुकी हैं। और जब वो कमज़ोर हो जाएंगे तो वो आपकी बॉडी की डिमांड को उस तरह से पूरे नहीं कर सकते जिस तरह से वो पहले से कर रहे थे। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट जो है वो एनीमिया का शिकार होता है। इस बीमारी को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। In this type of anemia, there is an abnormal form of hemoglobin in the blood called hemoglobin S. S represent करता है सिकल को। अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर HbS लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं है, वो कैसा हो गया है, वो सिक हो गया है। और मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि अगर हेल्दी RBC है या हेल्दी हीमोग्लोबिन है तो वो इस शेप का है। जब वो सिक हो जाता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, लंबूतरा हो जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन एस सम टाइम वो दे के पूछ लेते हैं हीमोग्लोबिन एस इज डैश, तो आपने बताना होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की है या परनिशियस एनीमिया है या सिकल सेल एनीमिया है, तो डैट इज सिकल सेल एनीमिया। हीमोग्लोबिन एस इज अ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, यानी HbS ऐसा अगर सिंपल HB लिखा है तो नॉर्मल है, अगर S लिखा है तो ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है विच यू टेक फ्रॉम योर पेरेंट्स और इनहेरिटेड डिफेक्ट। मोस्टली वो कहते हैं कि हीमोग्लोबिन इस तरह का जो होता है ये विरासती होता है और एक नस्ल से नेक्स्ट नस्ल में ये जनरेशन में ये ट्रांसफ़र हो सकता है। HbS काज टू रेड ब्लड सेल्स टू बिकम स्टिफ। हीमोग्लोबिन S जो होता है वो कैसा हीमोग्लोबिन को कैसा कर देता है या रेड ब्लड सेल्स को कैसा कर देता है, स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है सख्त कर देता है, एबनॉर्मल इन शेप कर देता है। दो शेप्स हो सकते हैं, या तो क्रीसेंट होता है हाफ चांद, जो आधा चांद होता है या जब चांद निकलना शुरू होता है तो उसको कहते हैं क्रीसेंट, तो बिल्कुल बारीक जो चांद होता है उसको क्रीसेंट कहते हैं। या सिकल शेप्ड, सिकल का वर्ड जो है उसे हम कहते हैं दरांती। जो ये वो दरांती होती है जो अक्सर फार्मर्स अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं ज़मीन को खोदने के लिए। तो आपके रेड ब्लड सेल्स कैसे हो जाते हैं, शार्प एंडेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब ये नालियों में से गुजरते हैं तो ये रेड ब्लड सेल्स आपकी वेसल्स को भी क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो डिफरेंस आपने याद रखना है कि सिकल सेल एनीमिया में हमारे रेड ब्लड सेल्स की शेप चेंज हो जाती है और वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, वो बड़े नहीं होते। मेगैलोब्लास्टिक में क्या था कि RBCs बड़े हो जाएंगे, सिकल सेल में क्या हो जाएंगे कि वो पतले हो जाएंगे। वजह क्या है, एक ही रीज़न है, जीन म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया उन्हीं लोगों को होता है जो जेनेटिकली ये इस मसाइल से गुजर रहे होते हैं और नस्ल दर नस्ल उनमें ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही होती हैं। क्या क्या अलामात हो सकती हैं इसमें, आपके पास हाथ और पाँव जो है उसमें पेनफुल स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग इसलिए होती है कि जो ब्लड वेसल्स, सपोज करें आपकी नालियाँ हैं, इन नालियों में से ये पतले और नोकीले रेड ब्लड सेल जब गुजरते हैं तो ये आपकी नालियों को इंजरी करते हैं, इंजर्ड करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनके किनारे शार्प होते हैं तो नालियों को डैमेज करते हैं। आपको पता है जब किसी भी जगह पे डैमेज होता है तो वहाँ पे सोजिश हो जाती है। सोजिश की 3 अलामतें होती हैं, वहाँ से स्किन स्वेल हो जाती है, वहाँ पे आपको इचिंग होती है और रेडनेस होती है। तो इसी वजह से आपको पेनफुल स्वेलिंग होती है हाथ और पाँव के ऊपर। चेस्ट में आपको पेन होता है क्योंकि जब ये गुजरते हैं रेड ब्लड सेल्स तो वहाँ पे नालियों पे प्रेशर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। सांस लेने में थोड़ा सा इशू आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है क्योंकि RBCs ख़राब हो गए हैं तो ऑक्सीजन ख़राब हो गई है। थकावट होती है, ब्लड इन यूरिन, ये जो कमज़ोर आपके RBCs हैं ये किडनी में से आसानी से गुजर जाते हैं और आसानी से आपके यूरिन के अंदर शामिल हो जाते हैं और आपके यूरिन का कलर जो है वो भी रेडिश या मरून डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड के अंदर भी यूरिन के अंदर भी ब्लड आना शुरू हो गया है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हीमेटयूरिया। ये भी अक्सर MCQ में पूछ जाती है, व्हाट इज़ हीमेटयूरिया। एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे यूरिन के साथ साथ ब्लड भी रिलीज़ होता है, उसको आप हीमेटयूरिया कहते हैं। इसके अलावा पेशेंट में फीवर भी हो सकता है, मसल्स वीक हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है। तो 5-4 अलामतें वही हैं जो हमने सब के अंदर पढ़ी हैं। डिफरेंस क्या है, स्पेशली हाथ और पाँव में दर्द होना और यूरिन के अंदर आपका ब्लड आना। अब हमने इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, तो ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज़ डन बाय गिविंग द फॉलिक एसिड। तो आप पेशेंट को फॉलिक एसिड दे सकते हैं, जिसकी हमने डोज कितनी पड़ी है, ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि फॉलिक एसिड कितना दिया जाता है डेली। तो 5 mg की डोज आप डेली उसको देते हैं पेशेंट को। एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, हम उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स लगा सकते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं अगर हमारा जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 5 ग्राम से कम है। ये हमने पीछे भी पढ़ा था लास्ट टाइम के हीमोग्लोबिन के नॉर्मल
नॉर्मल रेंज जो है वो 12 से 17 होती है, मेल फीमेल दोनों का बता रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम होता जाए और हमारा हीमोग्लोबिन 5 पे आ जाए तो हमारे पास मेडिसिन से या आईवी इंजेक्शन से हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं हो सकता, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास आती है वो है लास्ट टाइप ऑफ एनीमिया, जो कि आपकी बुक के अंदर डिस्कस है। वो है आपके पास हेरिडिटी सेफेरोसाइटोसिस। अब नाम बता रहा है कि ये आपके पास एक ऐसी बीमारी है जो कि मौरूसी है, और इसमें हमारे जो सेल हैं, साइटो का मतलब होता है सेल, सिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और सफेरो का मतलब होता है सफेरिकल। एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स राउंड या डंबल शेप की बजाय या बाई कनकेव की बजाय कैसे हो जाते हैं, स्फेरिकल या बेजवी शक्ल के, अंडे की शक्ल के हो जाते हैं। तो आपके आरबीसीज चाहे सिक हो जाएं, चांद की शक्ल के हो जाएं, वो भी मसला है। आरबीसीज ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो जाएं, वो भी मसला है। और आरबीसीज अगर स्फेरिकल हो जाएं तो वो भी हमारे लिए क्या करता है, मसला क्रिएट करता है। अब अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे आरबीसीज का साइज ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अगर आरबीसीज का साइज क्रिसेंट हो जाएगा या दरांती की शक्ल का हो जाएगा या बारीक हो जाएगा तो उसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और अगर हमारे आरबीसीज का साइज स्फेरिकल हो जाएगा, अंडे की शक्ल का हो जाएगा, तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, उसको हम हेरिडिटी सेफेरोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की एनीमिया की टाइप्स को आपने याद रखना है। सफ़ेयर शेप आरबीसीज आर कॉल्ड सेफेरोसाइट। तो जब ये सफ़ेयर शेप हो जाते हैं इनको आप सेफेरोसाइट्स कहते हैं। सेफेरोसाइट्स आर फ्रेजाइल, यानी कि जब ये राउंड शेप थे तो ये अच्छे थे, अपना पूरा काम करते थे, 120 दिन तक जिंदा रहते थे। बट जब ये बेजवी शक्ल के हो जाते हैं, अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, तो ये नाजुक हो जाते हैं और इनकी लाइफ टाइम क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आरबीसीज, और लिहाजा ये आसानी से रप्चर हो जाते हैं। तो 120 दिन की बजाय अगर ये 60, 70, 80 दिन में भी रप्चर हो रहे हैं तो बाकी दिन में हमारी बॉडी में आरबीसीज कहाँ से आएंगे और हम कैसे अपना काम परफॉर्म करेंगे। तो उन डेज में पेशेंट जो है वो एनीमिया में जा सकता है। अब इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं कि हेरिडिटी सेफेरोसाइटोसिस आपको क्यों हो रहा है। तो इसकी वजूहात है कि मेटाबॉलिक डिफेक्ट है आरबीसीज की मेम्ब्रेन में, कि नस्ल दर नस्ल पेशेंट जो हैं उनकी जो भी जनरेशन है उसकी बॉडी में आरबीसीज की मेम्ब्रेन जो है वो ख़राब होती आ रही है और वो एक बंदे से अगले बंदे में ट्रांसफ़र होती जा रही है, और ये मसला जो है पूरे पूरे ख़ानदान में चलता है। इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन है, हमने आरबीसीज का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि अगर ये आरबीसी है तो ये आरबीसीज की मेम्ब्रेन है। आरबीसीज की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कोई भी टॉक्सिक केमिकल आएगा तो वो आसानी से आरबीसीज की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आरबीसीज के अंदर जाएगा और उसके हीमोग्लोबिन को ख़राब कर देगा। मोर सोडियम आइंस पंप आउट फ्रॉम द आरबीसी, दस मेम्ब्रेन बिकम फ्रेजाइल। आपको पता है कि सेल के अंदर आइंस मौजूद होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सोडियम आयन जो सेल के अंदर मौजूद है ये सेल को क्या देते हैं, मजबूती देते हैं। ठीक है, इसको कंट्रैक्शन पावर देते हैं। अगर ये सोडियम आयंस बाहर निकाल दिए जाएं तो सेल के अंदर सोडियम आयंस की कमी हो जाएगी, लिहाजा सेल जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो हमारी बॉडी की जो सेल की ज़रूरत है सोडियम आयंस वो बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये वाला एनीमिया हो जाता है। और जेनेटिक म्यूटेशन, ये जीन्स में भी समटाइम जो जीन्स हमारे आरबीसीज की प्रोडक्शन को, ब्लड की प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, वो उस जीन में भी हमारी जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से वो जेनेटिक डिसऑर्डर साथ साथ चलता रहता है। अब पेशेंट में क्या क्या इन्फेक्शंस होंगे या क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होंगी, उसकी स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगी, उसकी तिल्ली का साइज बड़ा हो जाएगा, उसकी स्किन पेल हो जाएगी, उसको जरकान हो सकता है, उसकी टांगों के ऊपर अल्सर हो सकता है, और उसके गाल ब्लैडर जिसको आप पित्ता कहते हैं उसके अंदर स्टोन हो सकता है। अब आपको पता है लीवर के नीचे, जिगर के नीचे बिल्कुल एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको आप गाल ब्लैडर कहते हैं। लीवर क्या करता है, हमारे लिए बाइल जूस बनाता है, और वो जाके कहाँ स्टोर होता है, बाइल जूस हमारे पित्ते के अंदर या गाल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर होता है। फिर ये बाइल जूस हमारी फैटी चीज़ों को, जो भी हम फैट्स खाते हैं, फूड खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने में हमारी मदद करता है। सो अगर हमारे पास पित्ते के अंदर पथरी हो जाएगी तो वो स्टोर करने की जो सलाहियत है बाइल जूस को, वो ख़राब हो जाएगी, लिहाजा हमारी डाइजेशन ख़राब होगी। जब डाइजेशन ख़राब होगी तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास खुराक में ऐसी होती हैं जो कि हमारी बॉडी में आरबीसीज बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि विटामिन सी हम लेते हैं खुराक से, हम विटामिन B12 लेते हैं, B9 लेते हैं, आयरन लेते हैं। तो अगर हमारी खुराक ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं होगी, उसको तोड़ने के लिए बाइल जूस ठीक से हमारे पास होगा ही नहीं, तो हमारी खुराक से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, लिहाजा आरबीसीज ख़राब हो सकते हैं। सो हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है, आप उसको फॉलिक एसिड दे सकते हैं 5 मिलीग्राम पर डे। ये मैंने सबसे आखिर में लिखा हुआ है कि फॉलिक एसिड की डोज आपने ज़रूर याद करनी है। आप उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं,
ये भी याद रखना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करते हैं, जब हमारे पास हीमोग्लोबिन लेवल 5 ग्राम से कम हो जाता है। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आपसे ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, और साथ साथ आप उसकी स्प्लीन एक्टोमी भी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी स्प्लीन का साइज़ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया, तिल्ली ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है, लिहाजा आप उसकी स्प्लीन को सर्जरी के ज़रिए से रिमूव कर देंगे। आई होप एनीमिया का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आपके लिए एनीमिया बहुत आसान हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।